ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी दे दूं। अप्रैल 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और जून 2015 में इसका नाम बदलकर हो गया ड्रीम फॉक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है। एयरपोर्ट से जुड़ी सेवाएं, कौन सी सेवाएं आपको समझ में आएगा जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आप एयरपोर्ट के लाउंजेज में जाते हैं तो वहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से एक्सेस करके आप वहाँ पर अंदर जाते हैं। तो इस बिजनेस में कंपनी लीडर है, लीडर नहीं है, मोनोपोली है। 95% मार्केट शेयर है और जितने भी लाउंज में एक्सेसेस हैं इसमें 68% बिजनेस इस कंपनी को आता है। 121 देशों में 1400 से ज़्यादा टच पॉइंट है जो इस कंपनी के पास है। पहले इशू की जानकारी दे दूँ, कल इशू खुलेगा, 26 को बंद होगा। लॉट साइज 46 रुपये, प्राइस बैंड 308 से 326 रुपये। मिनिमम आप 14,996 रुपये लगा सकते हैं। 562 करोड़ का इशू साइज़ है और 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 1700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, इशू के बाद 67% जाएगी, यानी कि 1/3 हिस्सेदारी प्रमोटर्स अपनी ऑफर फॉर सेल में करें। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रता पीटर कल्लत जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। वो कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी में साइंस से बैचलर्स की डिग्री आपने ली है। 2014 से कंपनी के साथ हैं। कंपनी की स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लिब्रता जी की हैं। ताज जीवीके होटल्स और पेप्सिको जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी में आप काफ़ी अनुभव ले चुके हैं काम करने का। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, विमेन आइकन ऑफ द ईयर 2019 जैसे कई सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स लिब्रता जी के नाम में हैं। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और करेक्ट कर दीजिएगा। और आप चूँकि आंध्र प्रदेश से हैं, आपको हिंदी बोलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हिंदी इंग्लिश जैसे आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ वैसे बात करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार, क्या बिजनेस करती है आपकी कंपनी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी, थैंक यू। और आप मेरा नाम सही ले रहे हैं। थैंक यू जी। अरे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। मैं आंध्रा की नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड आंध्रा के हैं। ओह बॉम्बे ओके, की हूँ। जी हाँ जी जी, जी बताएं। तो अब पहले अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं और सबको जानकारी होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे ड्रीम फोक्स है। तो आज की डेट में जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लाउंज एक्सेस फ्री मिलता है, ये जो प्रोग्राम है ये ड्रीम फोक्स ने स्टार्ट किया इंडिया में 2013 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जब एक ट्रांजैक्शन करता है, जब उसकी एक्सेस होती है, कस्टमर के लिए ये फ्री है, लेकिन इसके चार्जेस जो है वो बैंक हमें पे करता है और हम फिर लाउंजेस को जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट लाउंजेस को देते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल है हमारा, जहाँ पे हम फिलहाल इंडिया में जितने भी लाउंजेस हैं 100% सारे लाउंजेस के साथ हमारा टाई अप है और हमारा प्रोग्राम हर एक लाउंज में चलता है इंडिया में। और शुरुआत हमने 2013 से जब की थी तब इंडिया में फोकस था, लेकिन अभी हम 120 प्लस कंट्रीज में है। और इंडिया में आपने सही कहा था, हमारा एक्चुअली देखा गया था हम ही मार्केट लीडर है विद 95% मार्केट शेयर। तो आप बैंक से पैसे लेकर लाउंजेस को देती है, तो वो तो हाँ जी। लाउंजेस बैंक से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बैंक के साथ तो कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं। बीच में आपकी ज़रूरत क्यों आती है? हमारी जरूरत इसलिए आती है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो सोल्यूशन है, जहाँ पे ये चेक करना होता है कि कस्टमर एलिजिबल है या नहीं। अगर ओके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैटेगरी कार्ड्स के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। कुछ कार्ड्स में ये 2 पर क्वार्टर होता है, कुछ कार्ड्स में ये 4 पर क्वार्टर होता है, कुछ कार्ड्स में अनलिमिटेड भी होता है। तो ये जो चेक होते हैं ये हमारे सिस्टम में चेक होता है। पहला चेक तो ये होता है कि कार्ड एलिजिबल है या नहीं। दूसरा चेक ये होता है कि अगर उसने यूटिलाइज की है तो वो यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होता है, आपने नोटिस किया होगा, 2 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन होता है। तो बेसिकली ये चेक इसलिए होता है कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं। तो ये पूरा चेक जो है वो हमारे सिस्टम पे होता है। तो ये सारे चेक करने के लिए एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो ये सोल्यूशन हमने डेवलप किया था इंडिया में एंड वी आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस। इसका जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये चेक करते हैं, आप ये सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं प्लस हर हम एक ये टच पॉइंट पे सर्विसेज भी आप ही देते हैं, दोनों, करेक्ट? हाँ जी,
तो वो जो Yes, हम जब लाउंज में घुसते हैं वहाँ पर जो भी स्टाफ है, वो स्टाफ आपका होता है या खाली मशीन्स आपकी होती हैं? वो लाउंजेस हमारे नहीं है, वो थर्ड पार्टी के होते राइट, हैं। वहाँ राइट। पे जो मशीन्स है वो हमारी होती हैं, और हमारी एक टीम है ऑपरेशंस की, जी, जो ये सारे लाउंज के स्टाफ को ट्रेन करती है कि कौन करेक्ट। से कार्ड्स को किस तरह से एक्सेस दिया जाए। तो लिब्रिता जी ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब और कैसे आया कि ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए? ये शुरुआत करने से पहले मैं एक एयरपोर्ट की कंपनी में काम करती थी, जी, जो हांगकांग बेस्ड थी और जो लाउंजेस में थे। जी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो लाउंजेस में इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता था, हुँ, लेकिन अगर आप आज भी देखोगे कि एक आम आदमी जाके पैसे पे करके एक्सेस नहीं लेता है आज की डेट में भी। या तो उसको फ्री एक्सेस होता है, या तो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स उसको फ्री में यूज करते हैं। तो उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया था, तो ज्यादातर सिर्फ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ही यूज करते थे। पे एंड यूज वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस वक्त मैंने मार्केट में देखा, आई मीन क्लाइंट से जाके मिलती थी कि किस तरह से प्रोग्राम बिजनेस बढ़ाया जाए। कुछ प्रोग्राम, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हो या एम्प्लॉय बेस्ड प्रोग्राम हो। तो ये देखा मैंने मार्केट में कि इंटरेस्ट था, लेकिन कोई करने के लिए, आई मीन कंपनीज थे ग्लोबली, लेकिन जो सोल्यूशन एक्चुअली चाहिए था वो नहीं था। तो उस वक्त ये आइडिया आया था कि हाँ, अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्रोग्राम बिजनेस स्टार्ट। हुँ। अच्छा ये बताइए, अब इसमें क्या कोई ऐसा एंट्री बैरियर है कि आप ही कर सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मुझे बिज़नेस में एंटर करना है इसी बिज़नेस में, तो क्यों नहीं कर सकता? राइट? क्योंकि आपका 95% मार्केट शेयर है, लीडरशिप है, मोनोपोली है, तो इस मोनोपोली की वजह? जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट भी किया था, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं था। ग्लोबल प्लेयर इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और उस वक्त हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने एक डिफरेंशिएटर स्टार्ट किया था इन टर्म्स ऑफ, आज की डेट में अगर आप देखो तो बैंक कार्ड ये बेनिफिट किस लिए देते हैं? ये इसलिए देते हैं क्योंकि ट्रैवलर ये कार्ड अपने वॉलेट में कैरी करे और डिफरेंट टच पॉइंट्स में इसको यूज करे। इसलिए ये एक बेनिफिट दिया जाता है कि ज्यादातर ये लोग इसको यूज करें। ठीक है। तो लेकिन अगर इसके साथ एक एडिशनल प्लास्टिक हो, तो इंसान, आई मीन सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज के लिए आपको एक अलग प्लास्टिक कैरी करके जाना पड़ेगा। तो लेकिन वो एक डिफरेंशिएटर जो था कि सेम क्रेडिट कार्ड पे एक्सेस जो देना है, तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। आज की डेट में एंट्री बैरियर अगर आप पूछोगे, तो आई थिंक we have created a moat for our business. One is the solution what we have built in, right? So in terms of, first we started with a credit and debit card. Today we also have our own plastic. We also have a digital platform where we have integrated with the bank app. So we deeply sit inside the bank app. Secondly, we also have our one-time vouchers, which is integrated with the airlines and OTAs. So हमारे सॉल्यूशंस, हमने जब स्टार्ट किया बिजनेस, वी हैव बीन अपग्रेडिंग द सॉल्यूशन। नॉट ओनली दैट, हमने लाउंजेस से स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे, हमारे पास एंड टू एंड सर्विसेज है। बैगेज ट्रांसफर, एयरपोर्ट ट्रांसफर, मीट एंड असिस्ट, स्पास एट द एयरपोर्ट, F&B, ट्रांसिट होटल्स। तो एक ट्रैवलर को जो जो रिक्वायरमेंट है सर्विसेज के, हमने ये सर्विसेज सारे हमारे पोर्टफोलियो में बिल्ड किए हैं, और ये हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये दूसरे जी। हर, आई मीन डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट्स को हम हुँ। प्रोवाइड करते हैं। तो तो बेसिकली सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर अलग-अलग हैं। आपका हाँ, काम उनको मैनेज करने का है और उनमें से आपको जो कमीशन मिलता है, वो आपकी कमाई, करेक्ट? ठीक है। यस। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि आपका मैं मार्च 2020 का रेवेन्यू देख रहा था 367 करोड़, 367 करोड़ का है। मार्च 2022 का 282 करोड़। तो अभी तक भी आपका रेवेन्यू प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुँचा है, कोविड के पहले। वो कब तक पहुँचने की उम्मीद है? हम लोग ने इस साल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। आई अच्छा, मीन या, सो ओके। दिस ईयर वुड बी अ रिवाइवल ईयर फॉर अस, हुँ, हुँ। एंड बी क्रॉसिंग द प्री कोविड नंबर्स। प्रता जी एक और चीज़ बताइए कि आप पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को पैसा नहीं जा रहा, आप 33% डाइल्यूट कर रही है। अ, एक तो डाइल्यूशन बढ़ा है, तो क्या वजह है कि आप इतनी इक्विटी एक साथ दे रही? क्या कुछ वजह है इसके पीछे खास? क्योंकि इतनी बढ़िया अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, तो फिर इतना डाइल्यूशन क्यों?
हम 3 प्रमोटर्स हैं, तो जी। माई सेल्फ, मुकेश यादव एंड दिनेश नागपाल। तो ओके। हम तीनों मिला के डाइल्यूट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली द मुकेश एंड दिनेश आर डाइल्यूटिंग अराउंड 12.5 एंड माइन इज अराउंड 8%. तो एक्चुअली अ वेरी मिनिमल शेयर. Firstly, you are right. Why are we diluting when it is such a big profitable business? एक्चुअली देखा गया तो इंडिया में हम मार्केट लीडर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी ग्लोबल जाने का है। और लिस्टेड कंपनी को जो क्रेडिबिलिटी मार्केट में मिलती है, उसके लिए आई थिंक लिस्टेड कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज द मेन रीजन दैट व्हाई वी आर डाइल्यूटिंग एंड गेटिंग इनटू एन आईपीओ एंड गेटिंग द कंपनी टू अ नेक्स्ट लेवल. क्योंकि आपके देखिए इंडिया में तो कोई लिस्टेड पेयर्स है नहीं। कुछ जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो विदेशों में होंगे। विदेशी कौन सी 2-3 कंपनियां बड़ी है जो आपके कंपटीशन का काम करेगी आगे? प्रायोरिटी पास और ड्रैगन पास ग्लोबली है, लेकिन ये कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है. ओके, लिस्टेड, इसलिए आपको लिस्टेड बेसिस पे कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम जो देख रहे थे कि अगर अभी 2022 की आपकी कमाई है उस पर देखें तो प्राइस इक्विटी मल्टीपल लगभग 110 का आ रहा है, जो डेटा हमारे पास है। 2020 में आपने अच्छा काम किया था पेंडेमिक के पहले, उसमें भी देखें तो 55 का मल्टीपल है, पीई मल्टीपल। तो थोड़ा लोगों को महंगा लग रहा है, आप क्या कहेंगी? एक्चुअली अगर आप अभी का रन रेट अगर देखोगे जी। तो हम जिस लेवल का, आई मीन प्रेजेंटली फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आल्सो व्हाट वी हैव अचीव्ड, राइट, बेसिस दैट आई थिंक दिस ईयर वी आर एक्चुअली गोइंग टू क्लोज अ पैट ऑफ 60 सीआर. तो उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन हुआ है. आपके एक अच्छी बात ये कि आपको ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। आपका एसेट लाइट मॉडल है, तो छोटी मोटी मशीन्स की ज़रूरत होती है। कैश फ्लो आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग है। डिविडेंड अभी तक आपने देना शुरू नहीं किया, क्या इरादा है? आपकी पॉलिसी क्या रहेगी आगे चलते हुए? कब डिविडेंड देने का प्लान रखती हैं आप? पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, इसलिए यस डिविडेंड पॉलिसी नहीं थे, लेकिन यस ऑलरेडी ये पॉलिसी बना दी है कि आगे से डिविडेंड रेज होगा और हम डिविडेंड देंगे. तो ये पॉलिसी ऑलरेडी बन गई है. सेकेंडली, यू आर राइट, बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी में. एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होगा तो वो भी बहुत ही कम. तो yes, there are different plans क्योंकि as I told you that we are actually going global. So yes, the funds will be utilized in the expansion for the global. अच्छा, आखिरी सवाल जो मतलब एज अ कंज्यूमर भी आप समझ सकते हैं कि दो चीज़ें, और बिजनेस के हिसाब से भी कि एक तो मुझे ये जानना है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कहाँ और कैसे होगी। चलो थोड़ा बहुत आप इंटरनेशनल में करेंगे, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक में, लेकिन एज अ कंज्यूमर अगर आज मैं कहीं भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो सारी लाउंजेस तो फुल मिलती है, एकदम पैक्ड। तो जगह तो और है ही नहीं, तो ज़्यादा कस्टमर आपके आएंगे कैसे? सही कहा. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैंने जी। ये बिजनेस स्टार्ट किया था जी। 2013 में, जी। एवरेज लाउंज का साइज उस वक्त 2000 स्क्वायर फीट हुआ करता था. ओके। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो लाउंज का एवरेज साइज 20 टू 25,000 स्क्वायर फीट हुआ है. हाँ। तो ग्रोथ फैक्टर हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट्स भी जानते हैं कि लाउंज एक्चुअली बिजनेस ग्रोथ दे रहा है, and it is one of the additional revenue for the airports as well. So focus airports की तरफ से भी lounges पे आज बहुत ज्यादा हुआ है. और अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज में, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, there are lounges which have expanded hugely and today and there is further expansion going on. तो ये regular expansion बढ़ते ही जा रहा है. बैंगलोर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, नया एयरपोर्ट 6 साल हुए हैं उनको ओपन हुए, लेकिन जब एक स्टार्ट हुआ था तब उनके पास एक ही लाउंज था ग्राउंड फ्लोर पे जो 2000 स्क्वायर फीट का था. एक साल में वहां पे 2 लाउंजेस आए थे, 2 डिफरेंट पार्टनर्स उसको ऑपरेट कर रहे थे, और एवरेज साइज उसका 7000 का कुछ 7000 स्क्वायर फीट था. और आज की डेट में अगर आप देखो, जो एक साल पहले खुला था, 30,000 स्क्वायर फीट का लाउंज स्पेस है. और ये एग्जिस्टिंग टर्मिनल में है. 3 महीने बाद टर्मिनल 2 खुलने वाला है बैंगलोर एयरपोर्ट में. वहां पे अलग से 30,000 स्क्वायर फीट का लाउंज आ रहा है. तो इफ ओह। एक्चुअली airports are also expanding and also understand the potential in the lounge business today. ओके, थोड़े आप है ना साइज़ और बढ़वाइए लाउंजेस की। अभी आजकल है ना लिव्रता जी, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाउंज में लोग ज़्यादा हैं, बाहर कम है। लगता है बाहर भीड़ कम है, बाहर बैठ जाना ज़्यादा ठीक है। बट अच्छा है कि जितनी ज़्यादा भीड़ है आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बिज़नेस के लिए, आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। बहुत अच्छा आपने जॉब छोड़ के ये इतना बढ़िया बिज़नेस करने का सोचा है।
आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच निवेदिता जी।